नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया की लिखी कहानी चिड़िया ऐसे जीती है। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। कहानी उन खूबसूरत सुहाने दिनों की है जब साइबेरिया से आए सुंदर सलोने परिंदे हमारी धरती पर उतरते थे, प्रेम की झील में तैरते थे और स्वप्न भरी उड़ान भरा करते थे। उन्हीं खूबसूरत दिनों के चंद खूबसूरत लम्हों में वह कामयाब हो रहा था और उसे लग रहा था कि अब खुल गया है वह दरवाज़ा जिससे होकर वह स्वाद ले सकता है ज़िंदगी का, चूस सकता है अंगूर के गुच्छे की तरह उसकी अंतिम बूंद तक, और औरत के नाम पर उस अज्ञात दुर्गम प्रदेश की सैर भी कर सकता है जो सदैव से ही सम्मोहित करता रहा है उसे। और बारे न्यारे किस्मत के भी कि वह दरवाज़ा खुला भी, पर उन्हीं चंद लम्हों जाने क्या तड़क गया, कौन सा आईना टूट गया कि खुले दरवाजे से न घुस कर वह पीछे की तरफ दौड़ गया, दौड़ता ही गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों कर हुआ? कहानी शायद उस क्यों की अवैध दीवार न भेद सके, क्योंकि इंसान को पूरी तरह पहचानने का दावा दुनिया का कोई भी कथाकार नहीं कर सकता। पर ये कहानी है उसी क्यों की, उन्हीं चंद लम्हों की जिसमें उसने अपने को रूपांतरित होते देखा और देखा स्वयं को उस खुले दरवाजे से दूर दूर भागते हुए। यदि आप दार्शनिक भाषा का प्रयोग करने की इजाज़त दें तो कहूँ अपनी मूल सत्ता में वापस लौटते हुए। कहानी की शुरुआत में एक नायक है अखिलेश और है एक नायिका आकांक्षा। कई वर्ष बीत चुके हैं उनकी शादी को, फिर भी वे निसंतान हैं। पर उन्हें कोई गम नहीं अपने निसंतान होने का, जैसा कि आम दंपति के साथ होता है, क्योंकि दोनों ही सही अर्थों में भाग्यवादी हैं और ये मानते हैं कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए हाय तौबा मचाने से कहीं बेहतर है जो मिला उसी पर जमकर आस्वादन लिया जाए। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए पीर, मौला, पंडित, हकीम, संत, स्वामी या भविष्य वक्ता के चक्कर काटने के बजाय उन्होंने पृथ्वी का चक्कर काटना शुरू कर दिया। इस बार उनकी पृथ्वी थी हिमालय की छाँव में बसा छोटा सा नेपाल, जिसके चक्कर उन्हें काटने थे, जिसकी हवाओं को उन्हें महसूस न था। पर इतने ही हंगामे वाले देश नेपाल ही क्यों, चलो कोई खामोश हवाओं वाले देश जैसे बैंकॉक, जापान, मलेशिया या फिर सिंगापुर। अखिलेश ने कटोरी में रखे अंकुरित चनों को टूंगते हुए कहा। पिछले 5-6 दिनों में दोनों के बीच ये मीठी बहस छिड़ी थी। पत्नी नेपाल की रट लगाई थी, पति मलेशिया या सिंगापुर उड़ने का सपना देख रहे थे। आकांक्षा पति को अपनी बौद्धिकता से आतंकित नहीं करना चाहती थी। नेपाल घूमने का उसका एक खास मकसद भी था। एक घरेलू स्त्री होते हुए भी वह एक खाँटी घरेलू स्त्री नहीं थी। देश और दुनिया में जो हलचलें हो रही थीं उनसे वह वाकिफ भी थी। भ्रमण के साथ ही साथ यदि जिज्ञासाओं को भी खाद पानी मिल जाए तो क्या हर्ज की तर्ज पर वह चाहती थी नेपाल का नया चेहरा देखना। नेपाल में हुई नई नवेली जनक्रांति के बारे में उसने टीवी पर देखा, पत्रिकाओं में खूब पढ़ा भी था, और जाने क्यों उसे ये विश्वास होने लगा कि एक बार यदि किसी विचार को रोप दिया जाए तो देर सवेर उसे फूलते फलते देर नहीं लगती। खुद उसका जीवन भी इसी प्रकार के नए नवेले विचारों के रोपण की प्रयोग भूमि ही था। नेपाल ही क्यों, अखिलेश ने फिर पूछा। मुझे नेपाल की वाइल्ड लाइफ देखनी है, सिवाय अफ्रीका के वैसी वाइल्ड लाइफ कहीं नहीं। पत्नी ने अपने भीतर की जिज्ञासाओं की नई बुनती दुनिया को पति से बचाकर ही रखा, क्योंकि अनुभव ने उसे बता दिया था कि यदि वह कहे कि वह क्रांति का चेहरा देखने नेपाल जाएगी तो कॉमरेड नुमा बॉयफ्रेंड चाहे रीझ जाए उसकी बातों पर ये सनातनी पति, अच्छे भले पतियों को भी पत्नी की ये फितरत चिढ़ा देती है। वह इतनी बुद्धिमती है कि संभाल सकती है अपनी कई दुनियाओं को एक साथ। तो तय रहा फिर नेपाल। अखिलेश ने अपने दड़ियल चेहरे को पोंछते हुए आखिरी बार यूं पूछा जैसे समर्पण कर रहा हो उसके आगे। रक्सौल, नेपाल और भारत की सीमा रेखा। जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीते भोगते दोनों भारत और नेपाल की सीमा रेखा रक्सौल पर उतरे।
पर उतरते ही जो देखा कि आत्मा विंधा गई आकांक्षा की। उसने देखा कि नरकटियागंज में सीतामढ़ी की ओर आती लोकल ट्रेन, बाप रे, जितनी अंदर से भरी हुई उससे ज़्यादा बाहर से भरी हुई। हर तरफ आदमी, ट्रेन की इंच इंच पर कीड़े की तरह बिलबिलाते लोग, छत पर, दरवाजे पर, ट्रेन की हैंडल के सहारे झूलते लोगों का एक पूरा गुच्छा, और तो और दो डिब्बों को जोड़ने वाले कंडक्टर पर भी बैठे हुए लोग। वहीं करंट लग गया तो, या आपसी धक्के से ही नीचे गिर पड़े तो, इतने वेग से चलती ट्रेन कहीं इंच भर भी संतुलन गड़बड़ा जाए, या एक दूसरे की टक्कर ही लग जाए, या झरझर बहते पसीने को पोंछने को ही पंजा उठ जाए, या खुजली ही चली जाए तो सीधी मौत। बाप रे! उसने देखा ट्रेन की खिड़की से बंधी लोगों की साइकिलें, दूध की टंकियां, दही की हंडियां, सब्जी की टोकरियां। हे भगवान, कैसी कैसी परिस्थितियों में भी जी लेते हैं लोग। ट्रेन में खोई ठहरी ठिठकी अवाक सी सोच रही थी वह, कि तभी कानों में अखिलेश की आवाज़ टकराई। क्या जनाब का भी इस ट्रेन में चढ़ने का इरादा है? इन्हें देखकर लगता है जैसे ये माँ की कोख से नहीं, ट्रेन की कोख से जन्मे हैं। देखो ना कैसे उसकी इंच इंच से चिपके ये लोग। इस ट्रेन की तस्वीर खींचकर विदेश में भेज दो, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अखिलेश ने चुटकी ली। तुम्हें कमाई की सूझ रही है, मैं सोच रही हूँ इनके लिए महज जीना किसी युद्ध से कम नहीं। जरा सा संतुलन गड़बड़ाया कि सीधी मौत या अपाहिज जिंदगी। क्या करें ये भी पास में देने को पैसे नहीं, कोई दूसरी ट्रेन नहीं। पूरे दिन में यह इकलौती ट्रेन है जो इन्हें बलिया, छपरा, मोतिहारी और बिहार नेपाल की सीमा से जोड़ती है। उसने मन को मजबूत किया, भारत की ही तरह गरीब नेपाल, जाने क्या क्या देखने को मिले आगे। उस दिन नेपाल के कई तराई इलाकों में हड़ताल थी। जगह जगह पत्थर, टायर और कटे पेड़ बिछाकर पथ अवरुद्ध कर दिया गया था। इस कारण उन्हें सीधे रास्ते से नहीं निकलकर पीछे के रास्ते से निकलना पड़ा। एक टूटे और जर्जर पुल को पार कर उन्होंने विदेशी भूमि नेपाल में कदम रखा। अब वे भारत में ही नहीं, नेपाल में थे, वीरगंज में थे, पर उन्हें न विदेशी भूमि में होने का रोमांच हो रहा था, न ही परिवेश के प्रति कोई चौकन्नापन ही था। सफ़र बहुत कुछ झारखंड के छोटा नागपुर और पलार अंचलों जैसा था। लोगों के नाक नक्श भी एकदम बिहारी बाबू सरीखे। बीच बीच में इक्का दुक्का मंगोलियन नाक नक्श के गुरंग भुटिया भी देखने को मिल जाते, पर कुल मिलाकर परिवेश एकदम झारखंड के गांव जैसा। उड़ती धूल, पगुराते सांड, घरों के बाहर बंधी बकरियां, दाने चुगती मुर्गियां, घरों के नाम पर मटमैले टप्पर, गृहस्थी के नाम पर मूंज की रस्सी पर टंगे कुछ मटमैले कपड़े, माटी का चूल्हा, एल्युमिनियम की हंडिया, प्लास्टिक के डिब्बे, एकाध प्लास्टिक की बोतलें, कहीं कहीं दरवाजे पर बकरी बंधी बकरियां, किसी खुशनसीब के यहाँ गाय भी, इंसान और जानवर साथ साथ, कहीं कहीं देवता भी। पृथ्वी की अनादि रात की तरह अंतहीन और स्याही के धब्बे सी फैली बस्तियाँ। उसके भीतर निराशा फैलने लगी। वह फड़फड़ाई, हे भगवान, यही है नेपाल, उसका स्वप्न देश, उसकी मन्नत की जन्नत, इसी के लिए इतना खर्च कर आई यहाँ। अखिलेश ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो, उसे सांत्वना देते हुए कहने लगा, ये तो तराई है, सुंदरता तो पहाड़ों पर बसती है, असली नेपाल तो वही मिलेगा पहाड़ों पर। हाँ, इसी संभावना को ठोक पीट कर एक मुकम्मल यात्रा को अंजाम देना है। हंसी उसके भीतर से फूटी, रफ्ता रफ्ता खुल रहा था नेपाल। आकांक्षा उन स्त्रियों में थी जो अपने बस के कुछ स्पेस को सारी दुनिया से बचाकर रखती हैं, जो न पति का होता है, न घर का, न राम का, न रहीम का, जो सिर्फ उनका अपना होता है। जब सुख या दुख के अतिरेक में होती है, वह चुपचाप खिसक जाती, उसे बचे हुए स्पेस में तैरती रहती है, दूर दूर तक भीतर के शांत समुद्र में ढूंढती रहती है जिंदगी को, उसके अर्थ को। इन क्षणों में भी उड़ रही है बस उसी शांत समुद्र में। खुलकर छोड़ दिया था उसने अपनी कल्पनाओं को, विचारों को। सुनो, चलोगी माउंटेन फ्लाइट्स? बुद्धा एयरलाइंस आयोजित करती है ऐसी उड़ानें। वहाँ से हम बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियों को, यहाँ तक कि एवरेस्ट को भी देख सकेंगे। वह चुप उज्बक सी काठमांडू के तिब्बती स्टाइल में बने पुराने मंदिरों से निगाह हटा सकी। उसकी ओर ताकने लगी। अखिलेश झुंझला पड़ा। कहाँ खोई रहती हो? तब से पूछ रहा हूँ,
चलना है माउंटेन फ्लाइट्स। मैं भीतर से बाहर लौटी। क्या कहा? माउंटेन फ्लाइट्स? क्या संभव है ऐसा? पर्वत श्रृंखलाओं के बीच चांदी सी चमकती एवरेस्ट को देखना, अदृश्य को महसूस करना। भावावेश में उसने अखिलेश को कहीं बाहों में भर लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कूदते फांदते एक दूसरे में बसंत उगाते वे बुद्धा एयरलाइंस के ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनके इस जादुई हवा महल की हवाएं उड़ती हुई होटल सूर्या के रूम नंबर 110 तक पहुंच गईं और ऑक्सीजन की कमी के मारे रामश्रेष्ठ की नींद उड़ गई। हाँ, आकांक्षा को एक आध बार ये जरूर लगा कि उनके बगल के ही कमरे में ठहरी एक जोड़ी लपलपाती आंखें जब तक कभी रिसेप्शन तो कभी डाइनिंग हॉल में पीछा करती रहती है उसका। करे पीछा क्यों डरे, वह उस मुहासों भरी नीग्रो खोपड़ी से रूम नंबर 110 वाले की कड़े कड़े और खड़े बालों वाली खोपड़ी के चलते उसने मन ही मन उसे नीग्रो खोपड़ी का नाम दे रखा था। जब तक उसकी गंजी खोपड़ी अखिलेश के हल्के गंजेपन के चलते वह उसे प्यार से गंजी खोपड़ी कहती थी। उसके साथ बहरहाल 110 वाले के ख्याल से कबड्डी खेलते हुए उसने उसके ख्याल को अपने दिमाग की बाउंड्री लाइन से बाहर किया। उड़ान दूसरे दिन होने वाली थी। सुबह ठीक 8 बजे पूरे 1.5 घंटे की उड़ान हिमालय के समानांतर उड़ाती हुई छोटी सी फ्लाइट पूरे दिन में आने वाली उड़ान के जादू में हिमालय की बर्फीली सुंदरता के रोमांच में डूब जाना चाहती थी। पर अखिलेश बेताब था काठमांडू के ख्यात कुख्यात केशनों के अनुभव के लिए। मन मार उसे जाना पड़ा केशनों, पर डूब नहीं पाई वह यहाँ। बस तैरती रही ऊपर ही ऊपर, निभाती रही एक सैलानी का धर्म। केशनों की आधुनिकता, साज सज्जा, रईसी, तड़क भड़क चकाचौंध करती रोशनियाँ, लगधक बैरों करोड़ों रुपयों से भरी स्वचालित मशीनों को देख जहाँ अखिलेश विमुग्ध था, वहीं आकाश के ख्यालों में एकाएक रक्सौल और वीरगंज के बीच फैला उजाड़ इंच इंच लोगों से भरी ट्रेन कौंध गई। मैं उदास हुई ये सोच कर कि नेपाल में कई नेपाल, जैसे एक भारत में कई भारत। मैं परेशान हुई। इस मायावी जुआ घर ने उसके खुले आसमान पर पाबंदी लगा दी थी। बुरा सा मुँह बना कहा उसने, क्या अद्भुत जुआ घर है ये भी, कितना मायावी। ये एयर इंडिया की स्टाइल में सलाम करते लगधक बहरे भ्रम पैदा करते हैं आपको किसी उच्च समाज का हिस्सा होने का, पर उस भ्रम के आड़े आता है आपका आर्थिक बौनापन। तो लीजिए, हाजिर है इस आर्थिक बौनेपन से उबरने के लिए ये सर्वनाशी मशीनें। सचमुच 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कमाल कि यहाँ बुरा भी बुरा नहीं देखता, अंधेरा भी जगमगाता दिखता है। हर रीढ़ को लचकदार बनाया है इस शताब्दी ने। देखो ना, तुम्हारे जैसा कर्मठ व्यक्ति भी कितना खुश है जुए में 1,500 जीत कर। तुम भी भूल गए कि यहाँ अर्जन, परिश्रम, सामर्थ्य, पुरुषार्थ का नहीं, जुए और तिकड़म का हम बिस्तर हैं। पति ने फिर पुचकारा उसे। देखो, जब मैं तुम्हारे साथ पौधों, परिंदों और जंगलों के बीच होता हूँ तो कैसे तुमसे घुल मिल जाता हूँ, तुम में बहने लगता हूँ, वैसे कि यहाँ मशीनों के बीच क्या तुम मेरी पसंद नहीं जी सकती, नहीं बह सकती मेरे भीतर। वह हंसी, मन ही मन कहा उसने, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनके सुर किसी से नहीं मिलते, पर तुम इसे नहीं समझोगे अखिलेश। अखिलेश दूसरी मशीन की ओर बढ़ा। इस बार उसने खेला। इस बार वह 1500 रुपये हार गया। केशनों का सारा जादू तड़क गया। अखिलेश ने हिसाब लगाया, 10 मिनट में कमाई 1000 रुपये, गमाई 1500 रुपये। पर केशनों के दरवाजे पर आकर वह ठिठक गई, जैसे छिपकली गिर पड़ी हो उस पर। उसने 2 बातें एक साथ नोट की। उसके साथ वाले रूम नंबर 110 का नीग्रो खोपड़ी उसी केसिनो में उससे थोड़ा दूर हटकर खीसे निपोर रहा था। दूसरी बात यह भी थी कि केसिनो के दरवाजे पर लिखा था, नेपाल के इन केसिनो में नेपालियों को घुसने की इजाज़त नहीं। पर क्यों? जो अपना पसीना उलीच उलीच कर सींच रहे हैं इस देश को, उन्हीं को देश निकाला। उसकी हैरानी फड़फड़ाई, शायद इसीलिए कि गरीबी, भाग्य और भगवान का मारा नेपाली कहीं अपनी तलब दुगनी करने के लालच में अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई को यहाँ फूंक न दे। अखिलेश ने कहा, नहीं, इसलिए कि कहीं विदेशी सैलानियों के वैभव और व्यभिचार की इस चादर में टाट का पैबंद न दिख जाए। विद्रूपता से उसके ओंठ वक्र हुए। विचारों की फुनगियाँ पर ये फिर उछल कूद करने लगी।
इसी जुए और शराब ने ही शायद नेपाल को 240 वर्षों तक एक विचारहीन सामंती राजतंत्र में रहने दिया। लेकिन अब नया नेपाल सीख रहा है सोचना। उसे अच्छा लगा ये जानकर कि इस नए नेपाल में खुलेआम जहाँ तहाँ शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। अपने पढ़े दीवारों पर लिखे नारे नया नेपाल को आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मौलिक अधिकार, आम इंसान में भी स्वप्न जगाने वाले हैं ये नारे। मैं सूखी हुई नेपाल के सुख से दूसरी सुबह बुद्धा एयरलाइंस माउंटेन फ्लाइट्स, अपरिमित अद्भुत सौंदर्य, नज़रों के छोर तक, सृष्टि के अंत तक। विमान में उड़ते हुए भी सभी सैलानी देसी विदेशी सम्मोहित थे प्रकृति के इस अद्भुत करिश्मे पर जिसका नाम था हिमालय। बादलों के ऊपर तैरते हुए वह भी भाव विभोर थी। यह है असली नेपाल, कितना अच्छा किया उसने यहाँ आकर। सच जिंदगी की रचना स्वयं करनी होती है। उसने नज़रें घुमाई, आजू बाजू सभी रोमांचित थे। पलक तक अपलक थी, कहीं चांदी से ढकी पर्वत श्रेणियाँ, नीचे आसमान में बहते रहने के फौजी पलों का एहसास पल भर के लिए भी छिटक न जाए। अचानक उसके जहन में टिमटिमाया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसने चंद्रमा पर खड़े होकर जब नीचे ताका तो उसके मुंह से निकला, हाय मेरी धरती। उसने ये नहीं कहा, हाय मेरा देश, मेरा अमेरिका। ऊंचाइयाँ सारी क्षुद्रताओं को मिटा देती हैं। उसने आदतन फिर सोचा। एकाएक विमान की गति धीमी हुई। बादलों के ऊपर तैरते हुए अब वह एवरेस्ट के एकदम पड़ोस में थी। उसकी ज़बरदस्त इच्छा हुई कि वह विंडो सीट के छोटे से शीशे को तोड़ दे, खुली आंखों से देखे ये अद्भुत नज़ारे। हठात उसने महसूसा उसके भीतर कंपन था। जिस्म के पोर पोर में उतरती हुई इस अलौकिक सुंदरता का कंपन, इस अपरिमित सौंदर्य को सह न पाने का कंपन, काश इस सुंदरता को बरकरार रख पाने में वह भी दे पाती अपना योगदान। उसने नज़रें घुमाई, बादलों के ऊपर तैरते हुए वह भी भाव विभोर थी। यह है असली नेपाल, कितना अच्छा किया उसने यहाँ आकर। अपरिमित अद्भुत सौंदर्य, नज़रों के छोर तक, सृष्टि के अंत तक। विमान में उड़ते हुए सभी सैलानी देसी विदेशी सम्मोहित थे प्रकृति के इस अद्भुत करिश्मे पर जिसका नाम था हिमालय। बादलों के ऊपर तैरते हुए वह भी भाव विभोर थी। यह है असली नेपाल, कितना अच्छा किया उसने यहाँ आकर। सच जिंदगी की रचना स्वयं करनी होती है। उसने नज़रें घुमाई, आजू बाजू सभी रोमांचित थे। पलक तक अपलक थी, कहीं चांदी से ढकी पर्वत श्रेणियाँ, नीचे आसमान में बहते रहने के मौजी पलों का एहसास पल भर के लिए भी छिटक न जाए। अचानक उसके जहन में टिमटिमाया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिसने चंद्रमा पर खड़े होकर जब नीचे ताका तो उसके मुंह से निकला, हाय मेरी धरती। उसने ये नहीं कहा, हाय मेरा देश, मेरा अमेरिका। ऊंचाइयां सारी क्षुद्रताओं को मिटा देती हैं। उसने आदतन फिर सोचा। एकाएक विमान की गति थोड़ी धीमी हुई। बादलों के ऊपर तैरते हुए अब वह एवरेस्ट के एकदम पड़ोस में थी। उसकी ज़बरदस्त इच्छा हुई कि वह विंडो सीट के छोटे से शीशे को तोड़ दे और खुली आंखों से देखे अद्भुत नज़ारे। हठात उसने महसूसा उसके भीतर कंपन था। जिस्म के पोर पोर में उतरती इस अलौकिक सुंदरता का कंपन, इस अपरिमित सौंदर्य को सह न पाने का कंपन। काश इस सुंदरता को बरकरार रख पाने में वह भी दे पाती अपना योगदान। पर कैसे? वह एकाएक उदास हो गई सोचकर कि अब तक की अपनी ज़िंदगी में उसने जीवन से लिया ही लिया, वापस कुछ भी नहीं लौटा सकी। अच्छे काम करने का, मनुष्य के काम आने का वरदान हर एक को नहीं मिलता सोचकर खुद को दिलासा दी। तभी उसकी नज़र दूसरी विंडो पर पड़ी। चौंक गई, जैसे मौजों का उमड़ता समुद्र एकाएक ठहर गया हो, जैसे आँख में कुछ गड़ गया। अरे यह उसके ठीक सामने वाली विंडो सीट पर, उस विमान में सभी सीटें विंडो सीट थी। वह बैठा था वही रूम नंबर 110 का नीग्रो खोपड़ी, जो अपनी सीट पर चौथाई कमर टिकाए ऊँट की तरह उचक उचक कर बजाय चांदी के शिखरों को देखने के उसी की दीदे फाड़ फाड़ ताके जा रहा था। लम्हे इतने भरपूर, उदात्त और जीवन का जादू जगाने वाले थे कि उसने उन क्षणों उसके प्रति उठने वाली सारी दुर्भावनाओं, शंकाओं, आशंकाओं को भी देश निकाला दे डाला।
उन क्षणों उसकी चेतना के कण-कण में सारी इंद्रियों में सौंदर्य भरा था, सिर्फ सौंदर्य। नीचे उतर कर भी वह नहीं उतरी, ऊपर ही ऊपर उड़ती रही, जाने कितनी देर तक समय के पार ले जाने वाले इन्हीं लम्हों को जीती रही, जिन्होंने उसे नीचे आर्मस्ट्रांग की याद दिलाई, उसकी चेतनता को विश्व चेतना का विस्तार दिया। उसने उन मनमौजी पलों को हृदय में तहखाने से भर लेना चाहा, जिससे सूखे दिनों में फिर लौट सके वह यहाँ। अब अगला पड़ाव किधर? क्या पंख फैला उड़ान भरती उसकी कल्पना को झटका सा लगा। वह झुंझलाई, भीतर से बाहर को हुई। अखिलेश पूछ रहा था उससे, अब कहाँ जाना? कहीं भी। अनमना सा जवाब जो अभी अभी अनुभव किया, उसी में जीना चाहती थी वह। अभी अभी आने वाले कुछ घंटे। पर सैलानियों को एक ही जगह रहने की इजाज़त नहीं, घूमते रहना होता है उन्हें दुनिया की सारी सुंदरता को जल्द से जल्द निगल जाने के लिए। पशुपतिनाथ मंदिर बुद्ध अभिदेवा पार्क होते हुए जब तक वे होटल पहुँचे, दिन ढल चुका था। रात सन्नाटा ओढ़ने लगी थी। रिमझिम बारिश शुरू हो गई। होटल में घुसते ही उसे निराशा हुई। लोड शेडिंग थी। कितना सुंदर नेपाल, पर बिजली रहती है मुश्किल से 5-6 घंटे, और इन 5-6 घंटों में भी वोल्टेज इतना कम कि बत्ती कहीं बस उम्मीद की लौ ही जलती रहती है। चाय मंगवाऊं? उसने पूछा अखिलेश से। अखिलेश जो कमरे में घुसते ही पलंग पर जूतों सहित कटी डाल सा औंधा पड़ा था। नहीं, चाय नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, उल्टी उल्टी सी लग रही है। चाहो तो थोड़ा नींबू शरबत दे दो, शायद कैंटीन में मिल जाएगा नींबू, लगभग कराते हुए कहा अखिलेश ने। क्या? वह चिंतित हुई। उसने देखा अखिलेश का चेहरा पिछले चंद लम्हों में ही सुस्त पड़ गया। एकाएक वह बहुत थका हुआ दिख रहा था। आंखें भी चढ़ी लग रही थी। उसका माथा ठनका। अभी तक तो अच्छा भला था, ये एकाएक क्या हुआ? क्यों लटक गया चेहरा? बाहर बारिश एकाएक बढ़ गई। उसने उसके जूते मोजे उतारे, इंटरकॉम से बैरे को इमरजेंसी लाइट और नींबू चीनी का पानी लाने को कहा। तभी उसने देखा अखिलेश तेजी से बाथरूम की ओर मुड़ा। एक जोरदार उल्टी। अखिलेश ने और सिर पकड़ वहीं बैठ गया। बड़ी मुश्किल से बैरे की सहायता से उसने अखिलेश को वापस पलंग पर लेटाया। उसके कपड़े बदलने ही लगी। अखिलेश ने फिर एक उल्टी की। कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई? उसने होटल मैनेजर को फ़ोन कर पूछा, क्या कोई डॉक्टर आ सकता है? हाँ, अभी तुरंत अखिलेश को देखने। बारिश थमने का इंतज़ार करें। ठंडा ठंडा जवाब आया। बारिश थमने तक? क्या ठिकाना बारिश का? वह फनफनाई। एक नज़र उसने फर्श पर पड़ी उल्टी पर डाली। जाने क्यों उसे लगा कि अखिलेश की उल्टी में खून के रेसे हैं। हे भगवान! उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। डर उसके सीने पर चढ़ उसकी गर्दन दबोचने लगा। परदेश, रात का समय, शहर से इतनी दूर, होटल, बारिश, उल्टी, खून के रेसे, अखिलेश का यूं औंधा पड़ जाना। क्या किसी अनिष्ट की आशंका है? उसका अंश अंश कांपा, मन पंखुड़ी बिखरा। उसने फिर होटल मैनेजर को फ़ोन लगाना चाहा तो मोबाइल नहीं चला उससे। हे भगवान! क्या ये घबराहट की चरम अवस्था है? उसने आंखें मूंद लीं। हे भगवान, रक्षा कर! फिर बैरे से कहा मैनेजर को फ़ोन लगाने के लिए। बैरे ने बताया मैनेजर घर के लिए निकल गया। उसने फिर अखिलेश को हिलाया, ज़ोर ज़ोर से पुकारा, अखिलेश! अखिलेश! क्या बेहोश हो गए अखिलेश? जैसे बम फूटा। अखिलेश का मुंह ऐंठ रहा था, होठों से झाग निकल रहा था। उसने पानी के कुछ छींटे उसके मुंह पर डाले। मुंह से विचित्र सी आवाज़ें निकलने लगीं। बहुत डर गई। क्या करे, कहाँ जाए, किससे मांगे सहायता? आसपास प्रायः सभी कमरे बंद थे। सभी टूरिस्ट काठमांडू के आगे पोखरा के लिए निकल चुके थे। एकाएक उसे ख्याल आया, नीग्रो खोपड़ी अपने कमरे में है। वह दौड़ी रूम नंबर 110 की तरफ। उसने बेतहाशा दरवाज़ा पीटना शुरू किया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला तो वह भौचक, ये नीग्रो खोपड़ी सफ़ेद खोपड़ी में कैसे हो गई? ओह नो! बजाय नंबर 10 के वह 108 को पीटने लगी। रूम नंबर 108 वाले की झुंझलाहट मिर्ची से तीखेपन सी प्रकट हुई। तल्ख शब्दों में कहा उसने, कॉलिंग बेल बजाइए ना। दरवाज़ा पीटने से क्या भीतर वाला जल्दी निकल आएगा? अरे हाँ, उसने कॉलिंग बेल बजाई। पिकापिक पिकापिक। कॉलिंग बेल ने चिड़िया की सी आवाज़ निकाली। उफ, ये ज़िंदगी भी क्या क्या दिन दिखाती है। आज उसे उसी के पास दया की, मदद की गुहार लगानी पड़ रही जो उस पर कामुक नज़र गड़ाए हुए। पर ये समय ये सब सोचने का नहीं। जैसे भी हो अखिलेश को बचाना है मुझे।
पर यह दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा। एक एक पल एक एक युग सा बीत रहा। फिर बजाई उसने बेल। पायजामा बनियान पहने टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाले लट्ठे से दिखते अधेड़ राम श्रेष्ठ ने दरवाज़ा खोला। खोलते ही उसकी आंखें हवा में टंग गईं। अविश्वसनीय गुलाबी मादक नशा उस पर छाने लगा। आकांक्षा फूट पड़ी। मेरे पति बेहोश पड़े हैं, उनकी उल्टी में खून के रेसे हैं, होटल मैनेजर है नहीं, इतनी घनघोर बारिश में इन्हें कहाँ ले जाऊं, कैसे ले जाऊं? भगवान के लिए मेरे पति को बचा लीजिए। राम श्रेष्ठ जैसे ऐसे की किसी संयोग की तलाश में था जिससे अपनी उदारता और बहादुरी का सिक्का उस पर जमा सके, इसलिए आंखों ही आंखों से कुदरत की उस कारीगरी का स्वाद लेते हुए झट से बोल पड़ा, घबराइए मत, भगवान सब ठीक करेगा ना। और वह तुरंत स्लो मोशन से फास्ट एक्शन में आ गया। अटपटे ढंग से वह तेजी से पीछे मुड़ा, वापस आया, हैंगर पर टंगी टी शर्ट अपने तन पर डाली, टेबल पर रखे पर्स को जेब के हवाले किया, मोबाइल से कुछ नंबर मिलाया। पहला नंबर उसने कॉल टैक्सी को मिलाया और फिर अपने किसी नेपाली मित्र को फ़ोन पर नर्सिंग होम का ठिकाना नोट किया। 20 मिनट तक बाद टैक्सी आई। तब तक अखिलेश को होश नहीं आया था। बीच बीच में कुछ अस्फुट सी आवाज़ें उसके खुले मुंह से लगातार निकल रही थीं। किसी प्रकार 2 बैरों की सहायता से अखिलेश को नीचे उतार टैक्सी में लिटाया। जैसे टैक्सी चली, राम श्रेष्ठ सांत्वना देने लगा आकांक्षा को, देखिए आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे नर्सिंग होम का पता मैंने लगा लिया। मेरे सोर्स काफ़ी तगड़े हैं। ऐसा करते हैं, एक बार इन्हें पास के ही हॉस्पिटल में ले चलते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ना। जड़ निस्तेज इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ले चलते हैं ना। जड़ निश्चेष्ट और संज्ञा शून्य आकांक्षा आशंका की नोक पर टंगी बिना दुपट्टा चप्पल पहने ही यंत्रवत टैक्सी में बैठ गई। चुपचाप सुनती रही राम श्रेष्ठ को। अखिलेश को सेरेब्रल हेमरेज का अटैक था। होटल सूर्या के एकदम नज़दीक वाले नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की मशीनें नहीं थी। इस कारण रेजिडेंट डॉक्टर ने सलाह दी इन्हें अविलंब काठमांडू के सबसे भरोसेमंद नर्सिंग होम ड्रीमलैंड ले जाएं। वहां से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। राम श्रेष्ठ ने ताका आकांक्षा की ओर। उसके ओंठ बुदबुदा रहे थे, जाने किन किन देवी देवताओं की गुहार में लीन, किन किन प्रार्थनाओं में डूब उतरा रही थी वह। स्वयं ही निर्णय लिया उसने, आखिरकार चलो ड्रीमलैंड नर्सिंग होम। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ड्रीमलैंड नर्सिंग होम दरवाजे के दोनों ओर बोगनवेलिया की लताएं एक दूसरे पर पड़ती गिरती मेहरा सा बना रही थी, जिसे देख गहन और तनाव के उन क्षणों में राहत से मिली आकांक्षा को। वह टैक्सी से उतरने लगी। संभाला उसे राम श्रेष्ठ ने, उतरना नहीं है, ये टैक्सी सीधा जाएगी इमरजेंसी वार्ड तक, नाक फुलाते हुए कहा उसने। प्रारंभिक चेकिंग के बाद अखिलेश को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर प्रदीप घिमानी ने मुस्कान बिखरते हुए दिलासा दी, चिंता की कोई बात नहीं, हालात नियंत्रण में हैं, पेशेंट खतरे से बाहर है, यदि थोड़ी और देर हो जाती तो केस खराब हो सकता था, कल दोपहर को सर्जरी करनी पड़ सकती है। ठीक है, हम दोनों नीचे रिसेप्शन में इंतज़ार करते हैं, कोई आवश्यकता हो तो हमें बुला लीजिएगा, संतुष्ट होते हुए कहा राम श्रेष्ठ ने। डॉक्टर घिमानी के माथे पर 3 सिलवटें उभरी। रात में पेशेंट को संभालने की पार्टी को मुलायम मुलायम शब्दों में कहा उन्होंने, देखिए कोई फ़ायदा नहीं, मैं एडवाइज करूँगा कि आप आज रात होटल जाकर आराम कीजिए। दिन भर की भाग दौड़ से पहले ही आप दोनों बेहद थके हुए दिखते हैं, कल संभव है इनका ऑपरेशन भी करना पड़े। अच्छा होगा आज रात आप दोनों आराम कर लें, जिससे कल आप पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ मरीज की देखभाल कर सकें। यूँ भी हम आपको पेशेंट से सुबह 9 बजे के पहले मिलने नहीं देंगे। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप घिमानी ने आकांक्षा के डर और परेशानी से पीले पड़े चेहरे को करुणा से देखते हुए कहा, ठीक है, जैसी आपकी सलाह है ना। और वे होटल की तरफ लौटती यात्रा पिछले 7-8 घंटों में पहली बार राहत की सांस ली आकांक्षा ने। डॉक्टर ने कह दिया उन्हें होश आ गया है, हालत नियंत्रण में है, यही क्या कम राहत की बात है उसके लिए। कितनी तोड़ फोड़ हुई इन 8 घंटों में, कितनी लहू लहान हुई ये जिंदगी भी क्या क्या दिखाती है, कौन सोच सकता। उसे उसी लंपट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा जिसकी आंखों में उमड़ते वासना के ज्वार को वह खुद देख चुकी थी। वह अपनी आंखों से, खैर जो भी हो, शुक्रगुजार है वह इसकी,
जान बचाई उसके पति की। उसने कनखियों से देखा, ऊँघ रहा था वह टैक्सी में। एकाएक उसके पाँव में कुछ गड़ा, वह चौंकी जैसे करंट लग गया हो। हे भगवान, बिना चप्पल के थी। तभी वह चूक गई। चप्पल ही नहीं, वह बिना दुपट्टे के भी थी। ताज्जुब, घर में खाना बनाते वक्त तक वह जब कभी दुपट्टे को खूंटी पर टांग देती तो इन कुछ एक मिनटों में ही वह असहज हो जाती है। पर आज कितने घंटे गुजर गए, उसे एहसास तक नहीं हुआ वह बिना दुपट्टे के है। क्या विपत्ति इतनी बड़ी है कि वह अपने स्त्री होने के एहसास से भी ऊपर उठ गई थी, या कि यह परिवेश और संस्कार ही हैं जो स्त्री को सदैव यह याद दिलाते हैं कि वह स्त्री है। अपनी आदत के मुताबिक सामान्य होते ही वह अपने विचारों के सैलाब में बहने लगी। इस बीच ड्राइवर ने पूछा, दायां कि बायां? उसने नीग्रो खोपड़ी को हल्के में हिलाया। वह जाग गया। सीधा पोखरिया मंदिर तक, एकदम सीधा। वह थोड़ा करीब खिसका। साएं साएं बोलता सन्नाटा, सर्पीली सड़कें, गहराती रात और डरावना अंधेरा। पहली बार एहसास हुआ उसे रोशनी कितनी राहत देती है। सारे अपराध रात के अंधेरे में ही उठाते हैं सिर। उनीदा शहर, दो दो मर्दों के बीच अकेली वह, सामंती मर्दवादी संस्कारों में पला बढ़ा शराबियों का देश नेपाल। ड्राइवर शायद उन दोनों को पति पत्नी समझ रहा था। समझे, कम से कम सुरक्षित तो है वह। यदि खुदा न खास्ता ये नीग्रो खोपड़ी ड्राइवर मिल जाए तो खुदा रहम करे। जाने कहाँ पढ़ा था उसने कि दिल्ली की सड़कों पर आधी रात में गुजरती अकेली लड़की का सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या। यदि उसे कुछ हो गया हो तो कौन संभालेगा अखिलेश को? सहमी चिड़िया से सिकुड़ी वह, फिर भी उसके पोर पोर में सुरसुरी हुई। काले दुपट्टा सा फैला अंधकार चहुं ओर। उसका सर्वांग कांपा कि तभी उसने देखा वह उसके थोड़ा करीब और खिसका। आ गया असली रूप में। वह घबराई, ये होटल क्यों नहीं आ रहा? पहाड़ सा गुजरता एक एक पल। डर और आवेग पर काबू पाने के लिए उसने मुट्ठियाँ भींची। अपने को समझाया सब ठीक होगा। अपनी उंगलियां चटकाईं, चट चट। उसे याद आया उसे नीग्रो खोपड़ी को रुपए भी देने हैं। कितने होंगे? नहीं तो भी भारतीय करेंसी के हिसाब से 15-16 हज़ार तो होंगे ही। कौन जाने, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या पूछा जाए? नहीं, अभी नहीं। ड्राइवर को शक हो जाएगा। दोनों पति पत्नी नहीं हैं। सन्नाटा इतना सघन कि अपने सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे उसे। दूर कहीं कुत्ता भौंका। अच्छा लगा उसे ये जानलेवा सन्नाटा तो टूटा। इस बीच रामश्रेष्ठ थोड़ा और खिसका। मादक एकांत, जादुई अंधेरा, एक सुंदरी का सामीप्य सुख। इतना उत्तेजित, रोमांचित, अस्थिर हो गया, अपने आवेगों को थामे रखना मुश्किल हो गया उसके लिए। माटी से फूटते कोपल की तरह वह बेताब था फूटने को, कुछ करने को। अटपटे ढंग से उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और ना देखते हुए भी उसे देखने लगा। कंधों पर हल्का सा दबाव और बढ़ाया। लटपटाते शब्दों में कहने लगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उससे भी जब जी न भरा तो थोड़ा खसका। उसकी ठंडी स्पंदनहीन निर्जीव हथेलियों को अपनी चौड़ी चकती हथेलियों में चापते हुए कहने लगा, मैं हूँ ना। आकांक्षा के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ा। उसके मुंह का जायका बिगड़ा। उफ, यह ठुक ठुक इंतजार और इस नीग्रो खोपड़ी का लिजलिजा अपनापन। जानती हूँ क्यों कर रहा है ये सब। उसकी भी तृष्णा, आशंका, असहजता, तनाव खतरे का निशान छूने लगे। अच्छी खासी ठंड के बावजूद उसने टैक्सी के शीशे ऊपर उठा दिए। खिड़की से बाहर सिर निकालकर अपने को टैक्सी की भीतरी दुनिया से अंशप्रक्त किया। कुछ पल बीते कि वह फिर अधीर और तनावग्रस्त हो गई। उप, ये होटल क्यों नहीं आ रहा? कहीं ड्राइवर और ये नीग्रो खोपड़ी तो नहीं मिल गए? एक जान 50 जंजाल। एकाएक उस पर आत्मदया का ऐसा दौरा पड़ा कि उसकी आंखें भर आईं। तभी उसे नीम अंधेरे में दूर से टिमटिमाता बत्तियों का हल्का सा गुच्छा दिखा। आ गया होटल। वह यूं आश्वस्त हुई जैसे रेगिस्तान में नदी दिख गई हो। रूम नंबर 110। रामश्रेष्ठ। भाग दौड़, व्यस्तता, अवसर की कमी के चलते वासना की जो लहर कुछ दब गई थी, गहराती रात के जादुई एकांत में वही लहर दूने बेग से उफान मारने लगी। भीतर वासना जाग गई, नसें खिंचने लगी। इसलिए नहीं सो पा रहा वह, लड़ रहा है वह काम जनित तीव्र उत्तेजना से अपनी समूची आदिम शक्ति से, पर पछाड़ नहीं पा रहा उसे। आंखें मूंदता है तो आंखों के सामने नाचने लगती हैं खजुराहों की मूर्तियाँ। देखते देखते वे मूर्तियाँ तब्दील हो जाती हैं कुछ टुकड़े टुकड़े
दृश्यों में। ये टुकड़े टुकड़े दृश्य हैं आकांक्षा के, वही उदास, वही चिंतनशील, कहीं स्वप्न जगाती, कहीं ऊपर उठाती, कहीं नीचे गिराती, कहीं साधारण, कहीं असाधारण। लहरें उठ रही हैं, रह रह कर एक ख्याल आ रहा, एक जा रहा, बस कुछ कदमों की दूरी, एक हल्का सा धक्का। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एक खरगोश लड़की उसकी बाहों में, बस ज़रूरत है थोड़ी सी मर्दानगी की और हिम्मत की। आधी रात के समुद्र की तरह युवती का उठता गिरता वक्त उसकी आंखों के आगे हिलोरें ले रहा, उसे बेकाबू कर रहा। उफ, असीम संभावनाओं वाली एक रात ढलती जा रही है और नामर्द सा बैठा भय। यदि आज उस बेशकीमती खजाने को नहीं लपक सका तो वह कल दुनिया खत्म हो जाएगी, और यदि दुनिया बच भी गई तो दुनिया से सारी औरतें और सारा सेक्स गायब हो जाएगा। कभी नहीं निकलेगा सूरज उसकी ज़िंदगी में। जो भी करना है उसे आज ही करना है, इसी वक्त। देखा भी क्या अभी तक ज़िंदगी में? जवान लम्हों के नाम पर खाली घंटा। दे धक्का वह उसके दरवाजे पर, दे धक्का वह उसके दरवाजे पर कहेगा क्या? कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, युवती समझदार है, खुद ही समझ जाएगी। रिवाइंड रिवाइंड। टैक्सी में जब उसने उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों से चाप लिया था तो कहाँ छुड़ाई थी उसने अपनी हथेलियाँ। यूँ भी इस समय वह चिल्ला चिल्ली नहीं करेगी, क्योंकि उसे ज़रूरत है मेरी होटल के कमरे की। वह सितारों भरी रात बेताब थी उसे उड़ाने को। कतरा कतरा हिम्मत बटोरने के लिए वह पैग बनाने लगा कि तभी बजी कॉलिंग बेल। पिक पिकाक, पिक पिकाक। कौन? आधी रात को जाल में कैद परिंदे की तरह उसकी हैरानी फड़फड़ाई। क्या होटल मैनेजर ने पढ़ ली उसकी बदनीयती, इसलिए चला आया चेतावनी देने? लपक कर जो दरवाज़ा खोला तो जैसे छत टूट कर गिर पड़ी उस पर। वह अवाक, हैरान, ये किस्मत सामने, वह वाकई। उसने आंखें मली, ये हकीकत है या अफसाना? पर आकांक्षा सीधे अंदर घुसी, बिजली जैसे राम श्रेष्ठ को छूते हुए निकल गई। हकलाते हुए किसी प्रकार शब्द उगले उसने। क्या नर्सिंग होम से कुछ खबर आई है? क्या आपके पति को फिर कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं तो फिर? उसका दिल बंदर की तरह इतने ज़ोर से उछला, उसे लगा कहीं उत्तेजनावश उसका हार्ट फेल ना हो जाए। उसने सूंघा, थोड़ा रोमांस, थोड़ी बहार। तो फिर इस समय आप? वह हकलाया। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उसने कहा, देखिए, आधी रात के इस अकेलेपन में मैं आपके पास क्यों आई हूँ, इसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या अभी तक सिक्कों की दुनिया में ही सफ़र किया उसने? शब्दों की दुनिया से ये पहला साबका था उसका, इसीलिए अचकचा गया। वह अटकते हुए कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरा मतलब है, आपका मतलब क्या है? आकांक्षा जैसे अर्जुन की तरह अपनी मिनिएचर दुनिया से ऊपर उठ गई। निर्द्वंद्व और शांत स्वर में जवाब दिया उसने, मतलब साफ है। मेरे पति को बचाकर आपने मुझ पर बहुत उपकार किया। मेरे पति मेरे लिए क्या हैं, इसे आप नहीं समझ पाएंगे, और ना ही आप यह समझ पाएंगे कि इस अकेली एक घटना के ताप ने जिंदगी और इंसानी संबंधों के बारे में मेरी राय किस कदर बदल डाली है। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। मुझे पता है पिछले 2 दिनों से आप लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। आपकी आंखों में लहराती वासना कामना की भाषा में पढ़ रही थी। खैर, आपने जिस कामना के वशीभूत मुझ पर ये उपकार किया उसका ऋण चुकाने मैं आई हूँ। कृतज्ञता के भार से मुझे मुक्ति ना भी मिली तो कम से कम ये संतोष तो मेरी पूंजी रहेगा ही कि जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरी उड़ान मुझे वापस लौटाई, उसकी इच्छा पूर्ति का माध्यम मैं बन पाई, बचा पाई अपने नारित्व को। तो आगे बढ़ो सहयात्री, मैं स्वयं को प्रस्तुत करती हूँ। क्या? आकांक्षा की बातों में कुछ भी बनावटी न था। सब कुछ उतना ही कुदरती था जितना हवा और पानी। फिर भी उसे खरोंच लगी। उफ, सारे सत्य निर्वस्त्र हुए। तो उसे पता है कि मैं उसका पीछा कर रहा था। वह समझ गई कि किस इच्छा पूर्ति के लिए मैंने बचाया उसके पति को। स्कैनर की तरह पढ़ डाला उसने मेरे मन को। मैं क्षण अनंत तक फैल गया। उसे लगा जैसे अनादिकाल से आकांक्षा वैसे ही खड़ी हुई है, खुद को प्रस्तुत करते हुए। स्त्री का ये रूप इतना रहस्यमय, ऐसा भी होता है क्या? उसे काट मार गया। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे बौनेपन की अनुभूति हुई, वह भी किसी स्त्री के सामने। जिंदगी में पहली बार शब्द सलाखों की तरह उस पर पड़े, लेकिन युवती का बोलना जारी था। मैं नहीं जानती पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता,
धर्म अधर्म इन सभी सवालों को मैंने अफीम पिलाकर सुला दिया। नहीं, इसे तुम क्षण का आवेग भी मत समझना, और न ही मेरे सतीत्व की चिंता करना, क्योंकि जो तुम तक जाएगा वह सिर्फ मेरा सर प्लस रहेगा। मेरा मैं मेरे पास सुरक्षित रहेगा, पर तुम शायद इसे नहीं समझोगे। उसने फिर कहा, आगे बढ़ो सहयात्री। रामश्रेष्ठ ने झाँका उसकी आंखों में। क्या वहाँ भी है कामना की कोई लहर? पर उन निसंग और निर्विकार आंखों में पसरा हुआ था वैराग्य, सिर्फ वैराग्य। वह लज्जित हुआ, महालज्जित। उसकी वासना निढाल हुई, जैसे कंधे तोड़ दिए हो किसी ने उसके भीतर कंपन हुआ। एक गहरी उदासी उस पर तारी होने लगी। वह समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ, पर ऐसा हुआ। जो औरत कुछ समय पूर्व तक आग की लपट थी, एकाएक लुढ़कती ओस की बूंद बन उसे ठंडा कर गई। वह समझ नहीं पाया। उस औरत के सामने खड़ा रहना दुश्वार हुआ उसके लिए। उसे घुटन होने लगी, जैसे हवाएं रुक गईं, देह की रेत बिखर गई हो चारों ओर। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और आकांक्षा से बिना आंखें मिलाए तेजी से बाहर निकल गया, खुलकर सांस लेने के लिए, अपने को बचाने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया की लिखी कहानी चिड़ियाँ ऐसे जीती हैं। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।